माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है कामला, जो कि आपके सिलेबस में अलग से वर्णित है। तो हमने अभी तक जॉन्डिस के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक संहिताएं कामला के बारे में क्या कहती हैं। कामला, इसकी परिभाषा करें तो विविधान कामान लाती इति कामला, यानी कि जो शरीर में विभिन्न प्रकार के कलर्स को लाए या विभिन्न प्रकार के रंगों को लाए, उसे कामला कहते हैं। यह एक सवाल उठता है कि वहां हमने येलोइश डिस्कलरेशन की बात की थी और यहाँ विविध कलर की बात कर रहे हैं। यहाँ विविध रंगों की बात इसलिए की है क्योंकि सामान्य कामला में हरित पीला रंग दृष्टिगोचर होता है। हेमोलिटिक जॉन्डिस में हमने पढ़ा था, वहाँ लेमन ऑरेंज कलर का डिस्कलरेशन बॉडी के अंदर देखने को मिला। यहाँ कामला के अंदर कामला की प्रवर्तमान अवस्था यानी कि हलीमक को भी इसमें समाविष्ट किया, जिसके अंदर हरे रंग का कलर, नीले रंग का कलर भी बॉडी के अंदर आता है। अतः इसको ये लिखा गया कि विविधान कामान लाती इति कामला। अब इसकी संप्राप्ति और लक्षणों को देखें तो आचार्य चरक कहते हैं, पांडुरोगी तो योत्यर्थम पित्तलानी निषेवते तस्य पित्तम असृंग मासम दग्धवा रोगाय कल्पते। पांडु रोगी अगर अत्यधिक पित्तवर्धक पदार्थों का सेवन करता है तो उसका अत्यधिक बढ़ा हुआ पित्त रक्त और मांस को दूषित करके कामला रोग की उत्पत्ति करता है। तो उसके बाद उसके ये सिम्टम है, हरिद्र नेत्र से वृषम, हरिद्र त्वंग नखानन, नेत्र, त्वचा, नख, आनन आदि ये सब पीले रंग के होते हैं। रक्त पित्त शक्रन मूत्रो भेक वर्णो हतेन्द्रिय दाह विपाक दौर्बल्य सदन अरुचि कर्षित है। ये वो सामान्य लक्षण हैं जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब यहाँ बात आती है कि कामला बहुपित्तेशा कोष्ठ शाखाश्रया मता, यानी कि कामला बहुपैत्तिक व्याधि है। पैत्तिक व्याधि है और कोष्ठ शाखाश्रया मता मतलब कोष्ठ और शाखा दोनों में होती है। इन दोनों की व्याख्या जरूरी है, अभी हम इसको देखते हैं। अब यहाँ आचार्य ने जो परिभाषा की पांडुरोगी तो योत्यर्थम, तो इससे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या कामला पांडुरोग के बाद ही होता है, पांडुरोग के बिना नहीं होता? तो इसका निराकरण अत्यंत आवश्यक है। ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पांडुरोग के बाद कामला होता है ये सही है, पर पांडुरोग के बिना भी कामला होता है, इस विषय में सारे विद्वान एक साथ एक मत से सहमत है। जिसे कि दो प्रकार से विभेदित किया है, एक तो स्वतंत्र कामला, एक परतंत्र कामला। जो पीछे संप्राप्ति बताई गई है वो परतंत्र कामला से संबंधित है, परंतु ऐसा नहीं है कि कामला स्वतंत्र यानी कि पांडुरोग या अन्य रोग के बिना नहीं हो सकता। तो यानी कि कामला स्वतंत्र रूप से भी होता है और परतंत्र रूप से भी होता है। तो परतंत्र रूप से होने वाला कामला हेमोलिटिक जॉन्डिस है। अगर आप यहाँ पीछे वापस चलें तो यहाँ देखें तो यहाँ आपको चौथी लाइन में रक्त मूत्रो बताया है, रक्त मूत्रो भेक वर्णो अतीन्द्रिय। आप ध्यान करें कि हमने हेमोलिटिक जॉन्डिस पढ़ा था, आपको पीले रंग के बारे में तो सब पता लग गया, मूत्र में लाल रक्तता या रक्त वर्णता कैसे आई, ये हीमोग्लोबिन यूरिया की तरफ इशारा किया है। यानी कि जब आरबीसी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही टूटती है, आरबीसी दो जगह ब्रेक डाउन होती है, एक तो एक्स्ट्रावास्कुलर, एक इंट्रावास्कुलर। अगर आरबीसी इंट्रावास्कुलरली टूटे तो आरबीसी से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, वो डाइमर्स में टूटता है और किडनी के थ्रू होते हुए यूरिन के थ्रू बाहर आता है। इसे हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। इस यूरिन का कलर लाल रंग का होता है और इसके अंदर यानी कि दोनों प्रकार से ये बताया है कि एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस भी होता है, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस भी होता है। अब यहाँ आगे चलते हैं हम कि कोष्ठ, अब तीन भेद हैं इसके, कोष्ठाश्रित कामला, शाखाश्रित कामला और कोष्ठ शाखाश्रित कामला। अब हमें यहाँ एक थोड़ा सा विभेद, थोड़ा सा इसको क्लियर करना आवश्यक है कि देखने में ये आता है कि कोष्ठाश्रित कामला, शाखाश्रित कामला और कोष्ठ शाखाश्रित। वस्तुतः कामला दो ही प्रकार का है, शाखाश्रित कामला और कोष्ठ शाखाश्रित कामला। इसका एक लॉजिक है कि जो शाखाश्रित कामला है, यहाँ कोष्ठ का अभिप्राय क्या है? कोष्ठ का अभिप्राय है महास्रोतस यानी कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जीआईटी। शाखाओं का अभिप्राय क्या है? रक्त आदि सप्त धातुएं और त्वचा। तो ये शाखाएं हैं। तो अब जो शाखाश्रित कामला है वो यानी कि रक्त में आश्रित है। तो रक्त में आश्रित है तो रक्त के द्वारा त्वचा और नेत्र के स्क्लेरा को और इन सबको पीत वर्ण का करता है।
ऐसे ही कोष्ठ शाखाश्रित है, इसमें भी बढ़ा हुआ पित्त जो कोष्ठ और शाखा दोनों में है। अब हम आते हैं कोष्ठ आश्रित पर। अगर चूंकि कोष्ठ आश्रित में बढ़ा हुआ पित्त कोष्ठ में आश्रित है, शाखाओं में नहीं है, और जब तक ये शाखाओं में नहीं जाता तब तक ये आंखों को, नेत्र को, त्वचा को पीला रंग नहीं दे सकता। अगर जब तक बाइल या बिलिरुबिन जब तक शाखाओं में यानी कि ब्लड में नहीं जाता तब तक उसको डिस्कलरेशन नहीं कर सकता। अब बात आती है इसका वर्णन क्या कि कोष्ठ आश्रित को किस में माने। कोष्ठ आश्रित कामला वस्तुतः वो है जिसमें पित्त की अधिकता कोष्ठ में है। जब पित्त की अधिकता कोष्ठ में है तो वो पित्तातिसार या अम्ल पित्त के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता है। इसका वर्णन हमारे यहाँ अम्ल पित्त और पित्तातिसार के रूप में मिलता है। तो अब बचता है, यानी कि किसी भी रूप में अगर कामला है तो उस बढ़े हुए पित्त का शाखाओं में जाना अनिवार्य है। शाखाश्रित कामला का मतलब हुआ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जहां बढ़ा हुआ पित्त सिर्फ शाखाओं में यानी कि सिर्फ ब्लड में है। और कोष्ठ शाखाश्रित का मतलब हुआ हेमोलिटिक एंड हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस। ये दोनों जॉन्डिस इसके अंदर कोष्ठ शाखाश्रित में है, जिसमें बढ़ा हुआ बाइल या बिलिरुबिन ब्लड में भी है और जीआईटी में भी है। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए कि दो ही प्रकार का है, ये शाखाश्रित और कोष्ठ शाखाश्रित। अब हम आगे चलते हैं। ये रुद्रपथ कामला आचार्य चरक ने इसके बारे में बताया, वहां आचार्य ने पांडु रोग के बाद होना बताया, यहाँ शाखाश्रित कामला के बारे में बताया। अतः स्पष्ट है कि सभी आचार्य ये इस बात पर सहमत हैं कि कामला दोनों प्रकार से होता है। तिल पिष्ट निभम यस्तु वर्चस्सृजति कामली, जो कामला का रोगी तिल पिष्ट के समान मल का त्याग करता है। श्लेष्मा रुद्र मार्गम तत्पित्तम कफ हरैर्जेत, श्लेष्मा के द्वारा मार्ग रुका हुआ है। वो हमने ऑब्स्ट्रक्शन के जो देखे थे कारण, तो यहाँ ये कारण है कि श्लेष्मा के द्वारा मार्ग रुका हुआ है, पित्त का, पित्त ड्रेन नहीं हो पा रहा है। रुक्ष शीत गुरु स्वादु व्यायामी वेग निग्रही, ये देखिए रुक्ष शीत गुरु स्वादु, ये व्यायाम और वेग निग्रह ये सब वात प्रकोपक हेतु हैं। तो वात प्रकोपक हेतु की यहाँ क्या आवश्यकता है। वात प्रकोपक हेतु ऐसे आवश्यकता है कि जो स्थान पर जो पित्त है यानी कि पित्त का स्थान है कोष्ठ, तो कफ से मूर्छित हुई वायु, कफ के द्वारा अवरोधित हुई वायु के प्रकोप से और रुक्ष शीत वेग निग्रह और अति व्यायाम के कारण कुपित हुई वायु से वो बलवान वायु पित्त को कोष्ठ से शाखाओं में फेंक देती है, जिसकी वजह से शाखाश्रित कामला होता है। अब ये उसके लक्षण है। हारिद नेत्र मूत्र त्वक श्वेत वर्चा स्तदा नरय भवेत साटोप विष्टम्बो गुरुणा हृदनेच जय, ये सामान्य से लक्षण है। ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसकी चिकित्सा करते समय चूंकि बढ़े हुए पित्त वृद्धि है इसमें, तो मृत्यु एवं तिक्त विरेचन का सेवन करना बताया है। और इसके अंदर एक सिद्धांत काम करता है, वृद्ध्या विषंदनात् पाकात् स्रोतोमुख विशोधनात् शाखाम मुक्तवा मला कोष्ठम यान्ति वायुष निग्रहात्, यानी कि पित्त जो है कोष्ठ से शाखाओं में गया हुआ है, उस पित्त को शाखाओं से पुनः वापस कोष्ठ में लाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी, स्रोतोमुख विशोधन करना पड़ेगा और वायु का निग्रह करना पड़ेगा। क्योंकि वायु प्रकोपित हुई वायु का शमन करें, पित्त को वापस कोष्ठ में लाएं और विरेचन के थ्रू उसे बाहर निकालें। अब हलीमक, ये कामला की प्रवर्धमान अवस्था है। यदा तो पांडुर वर्ण है शाद हरित शाव पीत के, यहाँ आप देखेंगे ये जो पांडु रोगी उसके बाद लगातार सेवन करता रहता है, ठीक प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं हो, चिकित्सा की उपेक्षा हो, तो शाद हरित शाव पीत के उसमें हरे नीले कलर शरीर के अंदर आने लगते हैं। तो बल उत्साह की हानि होती है, तंद्रा अग्नि मंद मृदु ज्वर रहता है। स्त्रीषु हर्षो, यहाँ स्त्रियों के से संभोग की इच्छा की हानि होती है। अंग मर्दस्य दाह तृष्णा अरुचिर भ्रमय, ये सामान्य सिम्टम्स हैं। हलिमिकम तथा तस्य विद्यात अनिल पित्तः, अभी आप यहाँ देखिए ये हलिमक अनिल पित्तः यानी कि वात पित्त प्रकोपक व्याधि हो गई है, जो कि शुद्ध पैतिक व्याधि थी, अब ये व्याधि वात पित्त पैतिक हो गई है। क्योंकि लंबे समय तक चिकित्सा की उपेक्षा से या लंबे समय तक
आहार विहार आदि के लगातार सेवन करते रहने से ये अवस्था आ जाती है। ये कॉम्प्लिकेटरी फेज है जिसमें वात का भी प्रकोप हो जाता है। इसे हलीमा कहते हैं। अब कुंभ कामला, कालांतरात खरीभूता कृच्छाशात कुंभ कामला। ये भी वैसा ही है कि कालांतर में लंबे समय तक चिकित्सा की उपेक्षा से, निदानों का निरंतर सेवन करते रहने से जब सब धातुओं में खरता आ जाती है, यानी कि वात का अत्यधिक प्रकोप हो जाता है। पित्त का प्रकोप तो है ही, साथ के अंदर अत्यधिक रूप से वात का प्रकोप हो जाता है, तो जिसके कारण ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, यानी कि ये कृच्छ साध्यता को संकेत करता है। धन्यवाद। ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाया होऊंगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसे नोट कर लीजिएगा। जब हम मिलें तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।